नमस्कार। निकायों की जंग में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। इस बार के निकायों की जंग में विरोधी को पस्त करने के लिए जिस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, शायद इस तरीके के हथकंडे तो पुलिस भी चोर को पकड़ते वक्त नहीं अपनाती होगी और ना ही फिल्मी सुपर हीरो इतने हाईटेक हुए होंगे। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे सच जो चुनाव पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही पार्टी की सोच पर भी कि वो किस किस तरीके की हरकतें कर जीतने की कोशिश करती हैं। यानी साम दाम दंड भेद से भरा ये चुनाव अपने आप में अलग है, इतना अलग कि कई हरकतों पर शर्म आती है तो कई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई भला ऐसा भी हो सकता है। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं, नाम वापसी के बाद जयपुर निकाय चुनाव की तस्वीर एकदम साफ हो गई है। 91 वार्डों में 530 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। वार्ड नंबर 1 से सबसे ज्यादा 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके बाद वार्ड 79 से 12 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। 3 वार्डों में 2 ही प्रत्याशी मैदान में है, यानी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। 21, 52 और 61 में कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में नहीं है। तो तस्वीर यहां पर साफ हो गई है, लेकिन कल तक बागियों को मनाने के लिए प्यार, फटकार और लालच का फॉर्मूला अपनाया गया। काफी जगह यह काम करता हुआ दिखाई भी दिया, लेकिन जो इनसे भी नहीं माना उसके खिलाफ पार्टी के नेता किस हद तक जा सकते हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किस तरीके से कानून का माहौल उड़ा सकते हैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा देखिए फर्जी फॉर्म का असली सच। राजनीति में नेता किस हद तक गिर जाते हैं इसका अंदाजा शायद आपने पहले कभी नहीं लगाया होगा। चुनाव यानी लोकतंत्र की वो प्रक्रिया जिसके तहत हमें हमारे पसंद की सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार भी। लेकिन जब आपके द्वारा प्रभावशाली रूप से चुनाव में दावेदारी करने पर राजनीतिक पार्टियां टिकट ना दें और जनता आपके साथ हो तो आप पार्टी को छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं और वो संबंधित पार्टी जिससे आपने टिकट की मांग की वो आपको हर हद तक मनाने का प्रयास भी करती है। लेकिन जब आप ना माने और मैदान में डटे रहने की बात कहें तो भाजपा जैसी पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी नामांकन पत्र वापसी का फॉर्म जमा करा दें और आपको इस बात का पता लगे तो निश्चित है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ है वार्ड 41 से भाजपा से टिकट न मिलने पर बागी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में डटे जितेश जेठानंदानी के साथ। निर्दलीय फॉर्म ही इसलिए भरा कि पार्टी ने सच्चे कार्यकर्ता को टिकट नहीं, किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट देते तो मैं पार्टी के साथ था। 3:20 पे जब मैंने एजेंट के लिए मैं कलेक्ट्री पहुंचा और नामांकन जो वापसी था वो ख़त्म हो गया था, मुझे पता था। और सिंबल के विषय की जानकारी लेने के लिए जब मैं कलेक्ट्री पहुंचा तो मुझे अवगत हुआ कि मेरे एक मित्र हैं अमिताभ विजयवर्गीय, जिन्होंने भी 41 नंबर से फॉर्म वापस लिया। उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म वापस ले लिया। मैंने कहा अमिताभ जी मैंने तो नहीं लिया। बोला आपके देखो इसमें 3 में लिस्ट में नाम है, आपने वापस लिया है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। मैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, मैंने उनको जाके एक एप्लीकेशन दी। मैंने बताया यही है, उन्होंने साइन मैच किए, साइन मेरे नहीं थे। भाजपा के बागी जितेश जेठानंदानी जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे और मामले की जांच की गई तो कैमरा रिकॉर्डिंग में वह फर्जी कार्य करने वाला व्यक्ति वार्ड 41 का भाजपा वार्ड अध्यक्ष कुणाल चौधरी निकला, जिसने जितेश के ना मानने पर फर्जी नामांकन वापस लेने का फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी को दिया। रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं जितेश ने भी पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेक कराया, वीडियो फुटेज के अंदर आप जनता के सामने ये पता चलना चाहिए कि किस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं कि मतलब एक प्रत्याशी को बैठाने के लिए उन्होंने वहाँ के वार्ड अध्यक्ष ने कुणाल चौधरी ने स्वयं वहाँ पर उस वीडियो फुटेज के अंदर दिख रहा है कि वो स्वयं वहाँ पे दे रहे हैं। ना तो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास, ना कुछ था, वो कैसे दे सकते हैं? ये तो लोकतंत्र के साथ पूरी हत्या है। इसलिए तो बहुत बड़ा केस होना चाहिए इनके। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़े तो पार्टी मना कर दे, भारत सरकार मना कर दे कि लोग ये चुनाव कराए नहीं, इससे बढ़िया तो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बागी होकर चुनाव लड़ रहे बागियों को मनाना एक परंपरा है,
लेकिन नामांकन वापसी के लिए इस तरह का खेल खेलना कितना उचित है, इस मामले में फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। यानी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि निकायों की जंग में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। कुछ ऐसा ही बीकानेर में वार्ड नंबर 17 में दिखाई दिया। ये वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है, लेकिन यहां से सामान्य कैटेगरी से वकील बसंत कुमार आचार्य ने न सिर्फ नामांकन भरा, बल्कि अपनी दलील से निर्वाचन विभाग को संतुष्ट भी कर दिया और इनका नामांकन पत्र सही मानते हुए शनिवार को इनको चुनाव चिन्ह आवंटित भी कर दिया। शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, जरा सुनो। हमारे साथ खुद एडवोकेट बसंत आचार्य जो हैं साथ में हैं, निर्दलीय इन्होंने पर्चा भरा है। इनसे जानते हैं कि सामान्य जाति के होने के बावजूद भी किस तरह से उन्होंने ओबीसी के वार्ड में आवेदन भरा और किस तरह से स्वीकार हुआ। जी आचार्य जी, आपने पर्चा भरा, नामांकन जो दाखिल किया, ओबीसी वार्ड प्रशासन ने इसको तय किया था, फिर भी आपका आवेदन जो है वो स्वीकार हुआ और आज आपने निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर के सिंबल भी लिया है, क्या कारण रहा? मैं सामान्य में नहीं हूँ, मैं ओबीसी में हूँ। ये एक भ्रांति है कि एक जाति जो है आप ओबीसी में है या नहीं है। मेरी जाति जो है वो आचार्य है और आचार्य शब्द जो है अपभ्रंश हुआ है। वास्तव में मेरी जाति आचार्य है, आचार्य नहीं हो के आचार्य है, और आचार्य जाति है वो ब्राह्मण नहीं महाब्राह्मण है। लेकिन एक भ्रांति है कि हम तो सामान्य में हैं। मैं सामान्य नहीं हूँ। और जहाँ तक आपने एक बताई थी प्रश्न पुष्करना, तो पुष्करना, जैनाति, पारिक, ऐसा कोई भी शब्द यहाँ नहीं है। यहाँ केवल ये देखा जाता है कि वो जाति कौन सी है। जो गजटेड ऑफिसर ये जो नोटिफिकेशन है उसमें शब्द दिया है आचार्य महाब्राह्मण। नहीं, आज से पहले की अगर हम बात करें, आचार्य जाति जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण कुल से आप ताल्लुक रखते हैं, आज से पहला ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया जब अन्य पिछड़ा वर्ग में इस जाति का कोई व्यक्ति जो है इसका फायदा ले चुका हो, किसी सरकारी व्यवस्था में फायदा ले चुका हो। लेकिन आपने जो व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक चुनौती दी है और अपना आवेदन स्वीकार कराया है, तो कोई ना कोई दस्तावेज आपने कोई उदाहरण जरूर दिया होगा। मैंने स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिसूचना है वो मैंने पेश की है। मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल की जो अधिसूचना है उसमें आचार्य शब्द है, उसमें आचार्य नहीं है, आचार्य है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें वो शब्द आचार्य है। इस शब्दों का भ्रंश भी हो सकता है। और वास्तव में जो मैंने एक कदम उठाया है अपनी जाति को ऊपर लाने के लिए किया है। आपने जब तक कहा है कि भाई बहुत पुरानी व्यवस्था है, आपने आज ही फायदा क्यों लिया है, तो ये जो है एक व्यक्ति की सोच होती है। उनके पास जानकारी नहीं थी कि क्या हम आते हैं क्या। जो जानकारी होती है तभी वो लोग उसका फायदा लेते हैं। कहीं ना कहीं मीना और मीणा जो जिस तरह का विवाद चल रहा है वैसा ही कुछ यहाँ पे है। बिल्कुल, ये लोग जाति उनकी थी वो लिखते थे आचार्य। के विधायक गोपाल जोशी का कहीं ना कहीं वरदस्त आपको है, कहीं ना कहीं पीछे से इशारा है चुनाव में खड़ा होने का। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत सिर्फ खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं है। मेरे पीछे मेरा समाज है, मेरी जाति है और कोई भी नहीं है। जनता मेरे साथ है। उन्होंने इस बात को सहारा है कि आपने हमें ये बताया है कि जाति जो है एक ओबीसी में आती है। वो सारा समाज जो है आज मेरे साथ है और कोई मेरे साथ नहीं है। पार्टीबाजी उसमें कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन एडवोकेट बसंत कुमार आचार्य ने अपनी जाति को कहीं ना कहीं एक व्यवस्था की शुरुआत करते हुए ओबीसी में समाहित करने का जो एक बीड़ा उठाया था, कहीं ना कहीं उसकी पहल कर दी है। कैमरा पर्सन विक्रम जागरवाल के साथ अरविंद व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। यानी बीकानेर के अंदर नई पहल के साथ एक नया विवाद शुरू हो सकता है। अब आपको सीकर की तस्वीर दिखाते हैं। निकाय चुनाव में आज पूर्व उद्योग मंत्री राजेंद्र पारीक के एक सियासी बयान देने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। प्रेस से अनौपचारिक वार्ता में पारीक ने पूर्व सभापति हनीफ खत्री को टिकट नहीं मिलने का जिम्मेदार खुद को नहीं बताकर आला कमान को बताया। लेकिन खत्री का नाम लिए बगैर पारीक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वो कागज दिखा डाले जिसमें पूर्व सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पारीक ने कहा कि थोड़े से पैसों के लिए अगर खत्री ओछी हरकत करते नहीं तो उन्हें आज पार्टी और जनता के सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। किसी की जरूरत ही नहीं इस काम पे। ये काम मैंने किया था क्या? नहीं सर। उस दिन थोड़े से इस निजी मफाद के लिए, इन पैसों के लिए यदि वो ये हरकत नहीं करते तो आप इनको शर्मसार नहीं होना। मालिक ने तो सब कुछ दे रखा। मेरे पास तो वो महकमे थे जिनमें दौलत भरी पड़ी है। सही बात। आज किसी ने उंगली उठाई मेरी? किसी एक शख्स ने कहा कि पारिक जी ये क्या कर दिया आपने? नहीं कर सकता वो।
क्योंकि जो कुछ मुझे नवाजा गया सबीर भाई, उस मालिक के हुक्म से नवाजा गया। मैं इस काबिल नहीं था। मालिक की इतनी बड़ी मेहरबानियाँ थी कि मैं तो उसका कितना शुक्रिया अदा करूँ, अल्फाज कम पड़ जाए। तो यहां पर राजनीति होती हुई नजर आई और पूर्व सभापति मोहम्मद हनीफ खत्री को लेकर यहां पर सवाल खड़े हुए। हमारे साथ खुद मोहम्मद हनीफ खत्री जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व सभापति वहां से हैं। हनीफ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसकी वजह से आपका टिकट कटना बताया गया। सबसे पहले मैं आपको जी आपने मुझे याद किया, जी। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी अब किसने जो है भ्रष्टाचार के मुझ पे आरोप लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, जी किस लिए लगाए, ये तो उन्हीं से पूछा जाए। जी लेकिन मैंने आप क्या जिंदगी- कहेंगे? आपका टिकट वहां पर काट दिया गया और फिर आपके ऊपर आरोप वहां पर लगाए जा रहे हैं, आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? क्या आरोप कौन लगा रहा है? मेरा भ्रष्टाचार से पूरी जिंदगी में कोई वास्ता नहीं रहा। जी मैं पहली मर्तबा नगर परिषद में जो है बाई वर्च्यू ऑफ लॉटरी सभापति चुना गया था। जी मैंने जो जन सेवा की जी उसका परिणाम है कि लगातार पहले टर्म में 5 साल तक जी कभी जो है मेरे खिलाफ ना विश्वास आया। लेकिन हनीफ जी, फिर वजह क्या रही? क्या आप काम नहीं करा पाए या अपनी पार्टी के अंदर विश्वास नहीं जता पाए कि आपको दोबारा वहां पर टिकट दिया नहीं गया, या वजह कोई और है? नहीं, वजह तो जो है साफ जाहिर है, आप खुद समझ सकते हैं जी कि मैंने जितना काम कराया जी इस सीकर के सर्वांगीण विकास के लिए, जी उसका नमूना तो ये है कि मैं पहले टर्म में जो है लॉटरी से चुन के आया था जी और दूसरे टर्म में मैं 26 कांग्रेसी विधायकों जी और पार्षद हूँ और 4 निर्दलीय जो है पार्षदों के समर्थन से यानी 2/3 मेजोरिटी से दोबारा सभापति बना। जी तो क्या इस बार पॉलिटिकली शिकार हो गए, राजनीति का शिकार हो गए? और खबर यह भी है कि कल जब सचिन पायलट वहां पर पहुंचे तो ना आप और ना ही आपके समर्थक जो हैं वो उस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे। क्या नाराजगी कांग्रेस के साथ सीधे तौर पर इसको कही जाए? ये लोगों की मनगढ़ंत ये बात है। जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी तबीयत नासाज थी जी और जुमे की नमाज का टाइम था, जी इसलिए मैंने जो है माफी चाली थी कि वक्त पे मैं हाजिर नहीं हो सकता। मेरा कांग्रेस हनीफ जी, क्या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि राजनीति के शिकार आपकी टिकट हो गई? हेलो, क्या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि राजनीति की शिकार आपकी टिकट हो गई? आप पहले सुन तो रहे नहीं है, जी मेरी सुन लीजिए कि मैंने पिछले 57 साल से जी कांग्रेस की एक वफादार सिपाही की हैसियत से सेवा की है। मेरी पूरी निष्ठा और आस्था कांग्रेस के जो है जी नेतृत्व में और रीति नीतियों में रही है। जी मेरे को जो दायित्व सौंपा गया जी उसको मैंने पूरी ईमानदारी से अदा किया है। क्या अभी अब भी ये निभाएंगे? अब मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों से पूछिए जी कि अगर मैं भ्रष्टाचारी होता जी तो सीकर की जनता का, सर्व समाज का अपार स्नेह और हमदर्दी मेरे प्रति क्यों होती? जी बिल्कुल हनीफ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। साफ तस्वीर यहाँ पर नजर आती है कि यहाँ पर कशमकश जारी है और अंदर खाने फूट भी यहाँ पर पड़ती हुई कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। निकायों की जंग में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। निकायों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं सांगोद नगर पालिका
जो पिछले 5 सालों से विकास के लिए तरस रही है। यहाँ 15,000 की जनता है, लेकिन किसको चुनेगी? क्या क्या वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं और जनता क्या कुछ कहती है, जरा सुनो। कोटा जिले की सांगोद नगर का इतिहास राजसी वैभव के जमाने से चला आ रहा है। सांगोद का ख्याति प्राप्त 5 दिवसीय नहाण महोत्सव इसका प्रमाण है। बीते 200 सालों से भी ज्यादा समय से चले आ रहे नहाण लोकोत्सव से ही सांगोद की पहचान है। वहीं बात करें अगर सांगोद के राजनीतिक परिदृश्य की, तो यहाँ नगर पालिका में कांग्रेस अभी तक बीजेपी पर भारी रही। बीते 40 सालों में अब तक हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक बार 2004 के चुनाव में बहुमत मिला, लेकिन पार्षदों की गुटबाजी से ये बोर्ड भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। यहाँ की जनता भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उलझी हुई नजर आई और इसका असर यहाँ के काम पर भी दिखाई दिया। करोड़ों रुपए का बजट फाइलों में पड़ा लैप्स हो गया। सांगोद नगर पूरे 5 साल सफाई को तरसता रहा। लाखों रुपए खर्च कर बनवाई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई और विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए। लेकिन चूंकि जनता ने खुद अपना सभापति चुना था, इसलिए शिकायत करे भी तो किससे करे। ऐसे में जनता क्या कहती है, जरा सुनिए। किसी भी वार्ड में, वार्ड नंबर 16 की मैं बात करूं, जहां का मैं निवासी हूं, वहां पे गंदगी के जगह जगह इतने ढेर लगे हुए हैं जिनकी कोई हद नहीं है, और गंदगी इतनी है कि उसमें निकलना आना जाना भी बहुत भारी पड़ता है। आए दिन सड़कों पर धूल के इतने गुब्बार उड़ते हैं कि शाम पड़ते पड़ते तो हालत खराब हो जाती है लोगों की। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। जलदाय विभाग ने पूरी संपूर्ण नगर पालिका की सड़कें और रोड खोद के डाल दिए हैं। जलदाय विभाग द्वारा कोटड़ी पेयजल योजना के अंतर्गत पूरा सीसी रोड खोद दिया गया है, जिसकी न तो मरम्मत की गई है और जो खोदा गया रोड है उसका पूरा मलबा आसपास पड़ा है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। इस पर न PWD का ध्यान है, न जलदाय विभाग का ध्यान। नंबर 6 में आए दिन नालियाँ जाम रहती, गंदगी का ढेर लगा रहता है और न तो जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि आया, न कोई वार्ड पार्षद। लेकिन इस बार जनता मानस बना चुकी है कि केवल विकास की बात के साथ ही वो अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है और चुनने से पहले वो अपने प्रतिनिधि से ये वादा भी लेंगी कि वो 5 साल उनके बीच रहकर उनकी बात करेगा भी और सुनेगा भी। जनता की जो अनेक समस्याएं हैं उनको क्या नाम निवारण करें और क्या नाम लाइट की, बिजली की जो भी समस्या होती है, एक सफाई में जितने भी नाले हैं, नालियां हैं, कचरा पात्र है, जगह जगह कचरा पात्र रखे नहीं हुए हैं, वो कचरा पात्र को रखें ताकि सब तो ये कहना सफाई रहे। दूसरा, जो वार्ड के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पिछले 10 सालों से हमारा वार्ड विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। वर्तमान में हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सत्ता का सहयोग करके वार्ड के विकास में जो हमारे वार्ड को, हर वार्ड की समस्या को उठा सके, गरीब की समस्या को देख सके। जैसे सरकारी योजनाएं भी आए तो हर गरीब की योजना को वहाँ गरीब तक पहुँचा सके। इस गहमा गहमी के बीच मौसम में थोड़ी सी चुनावी गर्मी दिखाई देने लगी, क्योंकि जो प्रतिनिधि अपने वार्ड के लिए जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके माथों पर जनता के सवालों ने पसीने की बूंदें ला दी हैं और रही सही कसर बागियों ने पूरी कर दी। फर्स्ट इंडिया के लिए सांगोद से हेमंत सुमन की रिपोर्ट। तो समस्याओं से घिरी सांगोद पालिका का इतिहास क्या कुछ कहता है, आपको ये भी दिखाते हैं, जरा देखिए। सांगोद को 10 जुलाई 1975 में नगर पालिका का दर्जा मिला। उस समय के सरपंच प्रभुलाल जैन को अध्यक्ष बनाया गया। 1999 के चुनाव में कांग्रेस के कुंज बिहारी सोनी अध्यक्ष बने और 2004 में बीजेपी 14 सीटें जीतकर सत्ता में आई। बसंती बाई अध्यक्ष बनी। नगर पालिका के इतिहास में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला था और ये बोर्ड पार्षदों की आपसी गुटबाजी से पूरे 5 साल नहीं चला। बीजेपी के ही पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव से बसंती बाई को हटा दिया। उसके बाद इसी कार्यकाल में देवकीनंदन राठौड़, सावित्री बाई और सीमा सोनी अध्यक्ष रहे। 2009 में सीधे चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष ब्रिज बिहारी शर्मा यहां पर जीत गए, जो कि कांग्रेस से।
जयपुर में नगर निगम चुनाव का प्रचार परवान पर है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चुनावी समर में जुटे प्रत्याशी अपने ऑफिस के उद्घाटन भी कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए वार्ड में सही माहौल मिल सके। जयपुर के वार्ड नंबर 59 से कांग्रेस प्रत्याशी अंजना जैन ने भी चुनावी प्रचार का आगाज करते हुए आज बापू नगर में प्रधान ऑफिस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान पूर्व सांसद महेश जोशी, पूर्व शिक्षा मंत्री ब्रिज किशोर शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अंजना जैन ने वार्ड में विकास करने और महिलाओं के लिए काम करने का दावा किया। मुद्दे अभी मैनिफेस्टो जारी होने वाला है हमारा, जो यहाँ से पार्टी का आदेश होगा, जो हमारे मुद्दे बनाए जाएंगे मैनिफेस्टो में, जिन समस्याओं का निराकरण होगा वो तो मैं करूँगी। लेकिन स्पेशली जो मेरा मुद्दा है मेरी नज़र में, वो मैंने देखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज मेरे क्षेत्र में आते हैं। अगर देखा जाए तो 5 हॉस्पिटल भी मेरे क्षेत्र में आते हैं, तो उन हॉस्पिटलों से संबंधित जो परेशानी होती है उनको दूर करना चाहूँगी। और साथ में जो कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, उन चीज़ों के लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगी। तो वादों और दावों के बीच नगर निगम चुनाव का प्रचार परवान चढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वहीं वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी भंवर सिंह राठौर ने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। पहले ही दिन चुनाव प्रचार के दौरान भंवर सिंह के साथ काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने वार्ड नंबर 5 में आने वाली कॉलोनियों में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर वोट मांगे। इस कैंपेनिंग के दौरान उनके समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे थे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान भंवर अपने चुनाव प्रचार से आश्वस्त दिखे और वार्ड नंबर 5 से स्थानीय लोगों की पानी, बिजली और अन्य समस्याओं के निराकरण के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रचार कर रहे हैं। जैसे कहीं नल, पानी, बिजली की दिक्कत हो वहाँ उसको सुधार करेंगे। ज़्यादातर समस्याएं पानी की है, लोग वहाँ कहते हैं तो पानी की समस्या का हल करेंगे। जहाँ रोड लाइटें नहीं, रोड लाइटें लगवाएंगे। और पशु घूमते हैं उनको नगर निगम से बुला के कर्मचारियों को पकड़वा। वहीं रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर में आचार संहिता का उल्लंघन का मामला सामने आया। वार्ड 81 में यह उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कानूनगो ने उल्लंघन किया और सड़क को जाम कर दिया है। बिना अनुमति चल रहे लाउडस्पीकर की वजह से ऐसा हुआ है और पुलिस को लोगों ने शिकायत यहां पर की है। यानी कि प्रचार प्रसार के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी ये भूल गए कि आखिर नियम, कायदे और कानून क्या कहते हैं। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर यहां पर चलाया जा रहा था और पुलिस को लोगों ने इसकी शिकायत की है। वार्ड नंबर 81 का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं। छबड़ा नगर निकाय चुनाव 2014 के लिए कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया। छबड़ा के वार्ड 22 के बीजेपी प्रत्याशी जाफिर खान ने अपने वार्ड में जनसंपर्क किया। इस दौरान पसड़िया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहरहाल उन्होंने चौमुखी विकास की तरफ ध्यान देने की कोशिश की। इसके अलावा क्या कुछ कहा, जरा सुन। मेरे साथ ही चला वार्ड नंबर 22 से जाफिर खान साहब, जो वार्ड नंबर 22 से भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। मतलब जानते हैं कि जीतने के बाद उनकी इस वार्ड के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। बताएं, अगर आप इस बार से चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि इस वार्ड का विकास और रोड की सड़कें वगैरह, नाली वगैरह साफ कराना। और जो पिछला जो कांग्रेस का इसमें पार्षद था उसने इस वार्ड में कोई काम नहीं करा। किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव मैदान में जा रहे हैं, लोगों को जनसंपर्क आप कर रहे हैं? वहीं भाजपा से विजय सोनी वार्ड नंबर 77 और रमेश टेलर वार्ड नंबर 78 से निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों के रोजमर्रा की समस्याओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। पार्टी और आम जनता की समर्थन की बात करते हुए दोनों ने बताया कि पार्टी की तरफ से अभी तक उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो आम जनता भी उनका समर्थन करती दिखाई दे रही है। वार्ड नंबर 77 और 78 दोनों ही किशनपोल विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, जो कि वॉल सिटी में आते हैं। हमारे मुद्दे हैं। पहला तो इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है। पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उसको निष्ठा से निभाऊंगा और जो भी वार्ड के
काम होंगे, जितनी भी सफाई व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, सारे को सुचारू रूप से बिल्कुल अच्छे तरीके से आदर्श वार्ड बना के छोड़ूंगे इस वार्ड को। पार्षद चुनाव में सबसे पहला मुद्दा है सफाई का। सफाई व्यवस्था पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जो भी आसमान लो, जैसे पहले थे मनीष जी पारिक, उन्होंने भी अच्छी कार्य किया था, लेकिन मैं और उससे भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश करूँगा। तो कहा जा सकता है कि नगर निगम चुनावी रंग अब हर गली मोहल्ले में नजर आने लगा है। वार्ड नंबर 60 के बीजेपी प्रत्याशी चंद्र भाटिया ने भी निगम चुनाव में ताल ठोकते हुए चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के बीच आज शाम चंद्र भाटिया के वार्ड नंबर 60 के झालाना स्थित ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिनके साथ विधायक और शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ के साथ बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। इस दौरान बीजेपी नेता और शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने लोकसभा विधानसभा चुनाव में जनता के सहयोग से बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, उसी तरह निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज कर बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। वहीं वार्ड 60 से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्र भाटिया ने जन समस्याओं के मुद्दों पर काम करने का वादा करते हुए जीत का वादा किया। देखिए, निगम चुनाव का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान के सभी 6 नगर निगम जहाँ चुनाव हो रहे हैं और 40 नगर पालिकाएँ, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और मेयर और सभापति भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। और जहाँ तक जयपुर शहर का सवाल है, 3/4 बहुमत के साथ यहाँ पर हम जीतेंगे और मेयर हमारा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। निकायों की जंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।